पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट का स्पेशल शो आपके नेता कौन। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, बिहार इस वक्त 2025 चुनाव के मुहाने पर है और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने दायित्वों को समझते हुए बिहार के हर विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव से पहले हम आपको बताएंगे किस सीट पर है सियासी संग्राम, कहां होगा उलटफेर, किसकी चमकेगी किस्मत और कौन खाएगा पटकनी। निष्पक्ष, बेबाक और बिना लाग लपेट के हम दिखाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिहार के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं की बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आते हैं। बेतिया, नौतन, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया। इनमें 3 विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण जिले में है और बाकी के 3 पूर्वी चंपारण जिले में। आपको यह भी बताते चले कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा अंतर्गत आने वाली 6 सीटों में 4 पर भाजपा तो 2 पर राजद के विधायक काबिज हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2024 लोकसभा में सभी विधानसभाओं में भाजपा की बढ़त रही है। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेतिया विधानसभा से। तो थोड़ा सा बेतिया की भूमिका। बेतिया शब्द की उत्पत्ति बेत शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बेत का पौधा या बेत की लकड़ी। ऐतिहासिक रूप से बेतिया शहर के आसपास क्षेत्र में बेत के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते थे और माना जाता था कि शहर का नाम इसी कारण से बेतिया पड़ा है। बेतिया विधानसभा बेतिया और मझौलिया प्रखंड के 18 ग्राम पंचायतों से मिलकर बना है। आपको यह भी बताते चले कि यह इलाका बिहार के उत्तर पश्चिमी तराई क्षेत्रों में आता है, जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। यह ऐतिहासिक चंपारण क्षेत्र का हिस्सा भी है, जहां 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिसमें धान, गेहूं, गन्ना और दलहन की खेती प्रमुख है। बेतिया शहर, जो जिला मुख्यालय भी है, एक उभरता हुआ व्यवसायिक केंद्र है, जहां सेवा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र बेतिया राज और ध्रुपद संगीत की बेतिया घराना परंपरा के लिए जाना जाता है। अब इस विधानसभा के विश्लेषण के लिए सीधे चलते हैं चंदन सर के पास। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि बेतिया विधानसभा का चुनावी इतिहास क्या है? अच्छा, देखिए, सब हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि 3, जैसे कि 2010, 2015 और 2020, तो 3 बार का जो इतिहास है वो हम लोग बताएंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। तो आज शुरुआत है, इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो जैसे 2010 का जो चुनाव परिणाम था, अगर उस इतिहास को आप पर ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, तो रेणु देवी बीजेपी से, और रेणु देवी कदावर चेहरा है, बताने की जरूरत नहीं है, उप मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, तो उनकी एक अलग पहचान है भारतीय जनता पार्टी में। तो रेणु देवी यहाँ पर जीती थी और इनको जो वोट मिले थे वो 40% वोट मिले थे। ठीक है, 2010 के चुनाव की बात कर रहे हैं। उसी में अनिल कुमार झा जो थे, आपको वो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे, उनको 13,221 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर था 12%। और उस समय में 2010 में मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से थे और 12,499 वोट इनको मिले थे। करीब करीब 12% के आसपास इनका भी वोट शेयर कर सकते हैं। मदन मोहन तिवारी का कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो ये 2010 का परिणाम था, इतिहास था। 2015 में मदन मोहन तिवारी जो है सो चुनाव जीतते हैं कांग्रेस से और 66,786 वोट इनको मिले थे। उस समय में इनका वोट प्रतिशत जो था
44% वोट शेयर था इनका 2015 में 2015। कुमार आए थे। हाँ हाँ, उस समय में रेणु देवी थोड़ा सा चूक गई थी, समझे। रेणु देवी भाजपा की प्रत्याशी थी 2015 में, और 64,466 वोट रेणु देवी को मिला था, और 44% करीब वोट शेयर था रेणु देवी का उसमें, जो कुल वोट में। और समीर हसन जो थे वह आपको यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी थे, 2% वोट इनको मिला था, 2851 वोट इनको मिला था 2015 में। तो ये 2015 का इतिहास हो गया। अब 2020 का हम लोग बता रहे हैं। रेणु देवी अभी 2020 में चुनाव जीती थी, और इनका वोट शेयर देखिए, रेणु देवी चुनाव हारी भी, जीती भी, लेकिन वोट शेयर जो है वो जबरदस्त रहा। कब? तो 2020 में, जब पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें रेणु देवी को मिला था वोट शेयर 52.83%। इतना वोट मिला है रेणु देवी को पिछले चुनाव में। मदन मोहन तिवारी का रेणु देवी का समय समय पर टक्कर होते रहा है। तो 2020 में मदन मोहन तिवारी पिछड़ गए, मतलब चुनाव हार गए, और इनको मिला था आपको कुल वोट मिला है इनको 66,417। ठीक है, ये हो गया। और नोटा को भी वोट मिले हैं। हाँ, नोटा को जो वोट मिले हैं वो 1.26% वोट मिले हैं नोटा को। 2017 वोट जो है लोगों ने नोटा दबाया था। तो ये इसका 3 बार का जो विधानसभा चुनाव है उसका ये इतिहास था। मदन मोहन तिवारी के बारे में एक बार और जानकारी दे दें कि 2024 में ये लोकसभा के कैंडिडेट थे कांग्रेस से। बिल्कुल। सर, इस विधानसभा के जातिगत आंकड़े की अगर बात करें तो जातिगत आंकड़ा क्या है? बेतिया के अगर जातिगत समीकरणों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो समीकरण है जाति का, आपको 2,95,147 मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो 1,55,352 है। महिला मतदाता इसमें 1,39,790 है। और यहाँ पर 5 मतदाता थर्ड जेंडर भी हैं। ये हो गया। और जाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर यादव, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य समुदाय की बड़ी संख्या है, जिनमें शहरी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर उसमें वैश्य समुदाय की अहम भूमिका मानी जाती है। मतलब ठीक ठाक संग, हाँ, वैश्य का यहाँ पे जबरदस्त पकड़ है। जो शहरी इलाका है यहाँ पर उसमें आपको इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाता जो हैं आपको 12.74% हैं। और जबकि अनुसूचित जनजाति के जो मतदाता हैं वो 0.77%। मुस्लिम मतदाता जो हैं वो 42,000 प्लस है यहाँ पे। प्रतिशत में अगर कहेंगे तो 14.9% जो कुल वोटर है। हाँ, अच्छी खासी संख्या है मुसलमानों की भी यहाँ पर। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। सर, इस विधानसभा के जातिगत समीकरणों के बाद अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। आखिर मुद्दे यानी समस्या क्या है विधानसभा? देखिए, शहरी क्षेत्रों में सड़कें, जर्जर सड़कें, टूटी हुई सड़कें हैं। नालों की समस्या है जिससे लोगों को हमेशा दो चार होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर बाढ़ की एक बड़ी समस्या है, और पलायन भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य जो सेवा है वो बहुत बेहतर नहीं है, ऐसा लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि हाँ, समस्या होती है। लोगों को मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं का कहे तो अभाव है, बेहतर सुविधा यहाँ पर नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो लगातार इस मसले पे आवाज उठा रही है। ये जो, और इसके बाद अगर प्लस पॉइंट की बात कहेंगे यहाँ पे तो जैसे कि भाजपा के लिए कह सकते हैं, एनडीए के लिए, कि GMCH 4 लेन का चौड़ीकरण हुआ है। बामन का सौंदर्यीकरण है। फिर दुर्गा बाग में सामुदायिक भवन का निर्माण है। माधवपुर में विद्युत ग्रिड के निर्माण के अलावा जो है बड़ा रमन का सौंदर्यीकरण जैसी योजना धरातल पर है भाजपा के दृष्टिकोण से। भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है। हाँ, चूंकि सत्ता में रेणु देवी हैं, चूंकि विधायक जीती हैं, तो उस लिहाज से हम बता रहे हैं। समस्या पहले ही हम लोग बता दिए हैं दर्शकों को। अब सर सीधे चलते हैं कि आखिर आने वाला जो चुनाव है उसमें
तैयारी कौन कौन कर रहे हैं, संभावित कैंडिडेट्स कौन कौन लोग? संभावित प्रत्याशी का कहेंगे तो सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमएलए तो स्वाभाविक है कि दावेदार होते ही हैं। तो रेणु देवी स्वाभाविक रूप से दावेदार हैं यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए उम्र का तकाजा या कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो कहा जा रहा है कि बैकअप भी तैयार रखी है रेणु देवी। अच्छा, रेणु देवी खुद का बैकअप तैयार? हाँ, तो उसमें उनके भतीजे राहुल के नाम की खूब चर्चा हो रही है कि राहुल कुमार भी मौके की तलाश में है, कि अगर रेणु देवी के नाम पर अगर इफ बट हुआ तो वो चुनावी मैदान में कूद जाएंगे भाजपा से। अब भाजपा देगी टिकट नहीं देगी वो बात अलग है, लेकिन संभावित पूछ रहे हैं तो हम संभावित नाम बता रहे हैं। और कौन लोग हैं? कांग्रेस से तो मदन मोहन तिवारी हैं ही, 2-3 और नाम हैं चमकते हुए चेहरे, चुनावी चेहरे कहिए। एक है रोहित सिकारिया, बड़ा नाम, रोहित सिकारिया बड़ा नाम, ठीक है। शंभू प्रसाद गुप्ता, प्रतीक एडमिन नाम, हाँ देखिए नाम बड़ा तगड़ा है, एडमिन, प्रतीक एडमिन। वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि एकदम मन बनाए हुए हैं, यहाँ वहाँ नहीं होता है, दौड़ भाग में लगे हुए हैं, प्रतीक एडमिन। और ये नाम जो है ये कहा जा रहा है कि जहां मौका मिलेगा वहीं कूद जाएंगे। अच्छा। हाँ, कोई पार्टी का बंधन नहीं है, मौके की तलाश में है ये लोग। तो ये संभावित नाम थे वहां। अब इस पूरे विधानसभा के अंतिम में सर आपके कमेंट्स क्या हैं, विश्लेषण करके थोड़ा दर्शकों को बताएं कि एक्चुअल माहौल क्या है पॉलिटिकल। देखिए एक्चुअल माहौल अगर कहिएगा यहाँ का तो उसमें एनडीए मजबूत, अभी जो वोट का जो समीकरण है उसमें एनडीए मजबूत है, और रेणु देवी एक बड़ा चेहरा यहाँ पर है, और मदन मोहन तिवारी टक्कर देते हैं, लेकिन रेणु देवी जो है बार बार देख रहे हैं कि भारी पड़ जा रही हैं। वो हम इसलिए भारी पड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि वोट शेयर का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो रेणु देवी जब भी चुनाव लड़ी हैं, हारी भी हैं, लेकिन जीती हैं, तो उनका वोट शेयर ऊपर बढ़ जा रहा है। और उसके पीछे ये है कि एनडीए में भी समीकरण, एनडीए में समीकरण की बात आपको हो गई कि उसमें नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान भी हैं इस बार, तो वह भी होगा। तो अगर इन सब चीजों को गौर करेंगे तो फेस वैल्यू की भी अगर बात करें तो फेस वैल्यू है बिहार भाजपा। हाँ, मतदाता यह भी समझते हैं ना कि चूंकि उप मुख्यमंत्री बनी थी, तो मतदाता यह समझते हैं कि अगर हो सकता है कि यहाँ के लोगों को और कुछ बड़ा मौका मिल जाए, ये भी है। अब रेणु देवी चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी क्या होगा ये तो पार्टी जाने, लेकिन वहाँ का जो समीकरण है वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन त्रिकोणीय समीकरण भी बन रहा है। अगर कहिएगा तो त्रिकोणीय बनाने की संभावना भी है वहां पर। सर अब चलते हैं सीधे नरकटिया विधानसभा। देखिए नरकटिया विधानसभा बंजारिया, छौड़ादानो और बंकेठा प्रखंडों से मिलकर बना है। पूर्वी चंपारण की नरकटिया विधानसभा पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से यह शहर बेहद समृद्ध रहा है। मान्यता है कि यहाँ राजा उत्तानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव ने तपोवन नाम की जगह पर ज्ञान प्राप्ति की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के नेताओं ने अहम भूमिका भी निभाई है। मान्यता यह भी है कि राजा जनक के शासनकाल में यह तिरहुत साम्राज्य का अंग था। इसी ऐतिहासिक जिले का अहम हिस्सा नरकटिया भी है। अब सीधे इस विधानसभा के विश्लेषण के लिए चलते हैं चंदन सर के पास। सर फिर से अब हम चाहेंगे कि नरकटिया विधानसभा के चुनावी इतिहास के बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए 2010 यही पैमाना है हमारे इस कार्यक्रम का। जो 2010 का जो चुनाव परिणाम था, जो इतिहास था, वो जानिए। श्याम बिहारी प्रसाद यहाँ पर जनता जदयू के थे और इन्होंने चुनाव जीता था। आपको इनका वोट शेयर 27% था उस समय में। यास्मीन साबिर अली लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, इनको 20% वोट मिले थे उस समय में 2010 में। और शमीम अहमद जो अभी वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं आरजेडी के, तो शमीम अहमद जो थे निर्दलीय प्रत्याशी थे और 12% वोट इनको मिला था। 14,217 वोट इनको मिला था शमीम अहमद को। ये 2010 का इतिहास है। अब 2015 के बारे में जानिए। 2015 में आपको शमीम अहमद चुनाव जीत जाते हैं। 2010 में निर्दलीय प्रत्याशी रहते हैं और जानते हैं 46% वोट इनको मिला था 2015। 12% एक 46%,
चुनाव जीते आरजेडी से। 75,118 वोट इनको मिले थे 2015 में। संत सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी से 2015 में 55,136 वोट मिले थे और संत सिंह कुशवाहा को 34% वोट शेयर था इनका। सोनू कुमार यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी थे 2015 में, 12,890 वोट मिला था इनको और वोट शेयर के हिसाब से बात करेंगे तो 8%। ठीक है, तो ये 2015 का चुनाव परिणाम था, इतिहास था। अब 2020 में समी मोहम्मद बताइए, वर्तमान में विधायक हैं, सिटिंग हैं, ये आरजेडी के हैं और इनका वोट शेयर 46.69% है। कुल अगर वोट में ऐसे बात करेंगे तो 85,562 वोट इनको मिले थे। श्याम बिहारी प्रसाद जनता दल यूनाइटेड से 31.53% वोट शेयर इनका। 57,771 वोट इनको मिले थे। सोनू कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से, एलजेपी अलग थी पिछले बार, तो इनको इनका वोट शेयर जो है आपको 11.18% है। 20,494 वोट इनको मिले थे। तो ये चुनावी इतिहास हो गया। अब इसके जातिगत समीकरण की सर चर्चा कर लेते हैं। जातिगत दृष्टिकोण देखिए, नरकटिया जो विधानसभा है उसमें मुस्लिम मतदाता सबसे निर्णायक हैं, जिनकी संख्या करीब 26.8% है। इसके अलावा यादव हैं, पासवान हैं, रविदास समुदाय है की भी अच्छी खासी संख्या है और संख्या ऐसी है कि किसी भी चुनाव को उलट दे पलट दे। मतलब यादव, पासवान और रविदास समुदाय। अनुसूचित जाति मतदाता लगभग यहाँ पर 9.3% हैं। अनुसूचित जनजाति मात्र यहाँ पर 0.22% हैं। और जातीय समीकरण की अगर छोड़ दे तो स्थानीय मुद्दे चुनाव में यहाँ पर प्रभावहीन रहते हैं। मुद्दे की ही बात कर लेते हैं सर। मुद्दा यानी समस्या क्या? हाँ, तो जैसे बाढ़ है, कटाव है, पुनर्वास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशासनिक सुविधाओं की कमी यहाँ के अस्थायी मुद्दे हैं। सर, अब संभावित जो चेहरे वहां से तैयारी कर रहे हैं उनके नाम थोड़ा दर्शकों को। देखिए, 2 ऐसे नाम हैं जो एकदम आमने सामने है। खुला हुआ पन्ना नहीं होता है, कहता है खुला हुआ पन्ना है हम, तो उसमें समी मोहम्मद चूंकि सीटिंग है तो वह तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और दूसरा है नाम अगर है तो यह सीट चूंकि जदयू के खाते में रही है तो ज्यादा चांस है कि जदयू के खाते में रहेगी और जदयू के श्याम बिहारी प्रसाद हैं, जो एकदम जैसे लग रहा है कि आमने सामने की टक्कर में है। चर्चा भी क्षेत्र में इन्हीं नामों के और भी कई चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों में कहा जा रहा है कि दम नहीं है। टक्कर तो इन्हीं दोनों में होगी और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बस कहे कि पर्दे के पीछे हैं, वैसा देख लेते हैं जदयू में क्या होता है, माने एनडीए में क्या होता है, महागठबंधन में क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि समी मोहम्मद का कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन अभी पर्दे के पीछे हैं। तो हम लोग भी पर्दा के पीछे में उनको रख दिए हैं, सामने में यही आमने सामने की टक्कर है। अब अंत में इस पूरे विधानसभा के विश्लेषण आपके नजर में क्या है, आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, जो वोट समीकरण है वो महागठबंधन के पक्ष में है। अच्छा। क्योंकि 26% से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के वोटर्स हैं, तो वो है यादव हैं, आपको रविदास समुदाय के वोटर्स हैं। अब जैसे पासवान की बात कर लेंगे तो पासवान जो है, चूंकि चिराग पासवान इधर हैं तो पासवान आपको मान सकते हैं कि एनडीए की तरफ रहेंगे, लेकिन फिर चिराग पासवान के चाचा इस बार छिटके हुए हैं, तो अगर कुछ वो भी सेंधमारी कर लेते हैं तो वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सब लोगों को इंतजार है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। हाँ, दिलचस्प मुकाबला होगा। यहाँ पर आरजेडी भारी है। अब लिए चलते हैं आपको चनपटिया विधानसभा। चनपटिया चाणक्यपट्टनम शब्द का ही अपभ्रंश रूप माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ चाणक्य की शिक्षाओं और नीतियों से संबंधित है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे अवस्थित यहाँ की अधिकांश आबादी पारंपरिक रूप से कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में कई लघु उद्योग भी मौजूद हैं। आधुनिक समय में चनपटिया तेजी से विकास और प्रगति कर रहा है। चनपटिया अपने व्यंजनों जैसे मरचा का चूड़ा, बासमती चावल और हांडी कबाब के लिए प्रसिद्ध है।
अब इस विधानसभा के चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास चलते हैं। सर, चनपटिया विधानसभा का चुनावी इतिहास क्या है? देखिए 2010 का जो चुनाव परिणाम था उसमें भाजपा के चंद्र मोहन राय इसमें चुनाव जीतते हैं और इनको 44,835 वोट मिले थे। वोट शेयर जो था इनका आपको 40% वोट इनको मिला था उस समय में। और बीएसपी के एजाज हुसैन थे जिनको 19% वोट उस समय में मिला था। बीएसपी का भी वोट परसेंट अच्छा है सर? हाँ, बीएसपी का उस समय में 2010 में जो चुनाव था। और चंद्रमोहन राय बीजेपी के कद्दावर नेता, भाजपा जनसंघ से जुड़े हुए लोग। चंद्रमोहन राय मतलब ऐसी शख्सियत, जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बने थे और उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था तो कायाकल्प कर दिया था ना, एकदम स्वास्थ्य व्यवस्था तो जबरदस्त था उनका, भी सुधर गया था सारा। ये पीएमसीएच तो छोटी बात कर रहे हैं, एक एक पीएससी तक सब सक्रिय, दवाएं मिलने लगी। मतलब बिहार के लोगों को आश्चर्य होने लगा था, दुनिया को आश्चर्य होने लगा था, क्या ऐसे हो सकता है। उसमें बिहार में जहां बेड पर नहीं कहता है कि आके कुत्ता भी बैठ जाता है, तो एकदम से कायाकल्प उन्होंने कर दिया था। हालांकि बाद में वो हटा दिए गए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सियासी चीजें हैं इसमें, तो उस पर नहीं जाते हैं। तो वो चंद्रमोहन राय चुनाव जीते थे 2010 में यहाँ से। अब 2015 में प्रकाश राय भाजपा के प्रत्याशी 61,304 वोट मिले, वोट शेयर 39%। NN शाही जदयू के प्रत्याशी थे 2015 में। हाँ, अन्य नीतीश अलग थे उस समय में, महागठबंधन का ये हुआ बना था। इनको 60,840 वोट मिले थे, 39% वोट इनको मिला था NN शाही को, जदयू के प्रत्याशी को। लेकिन प्रकाश राय वहां से जीते थे, भाजपा के प्रत्याशी थे। 2020 जो है चुनाव में उमाकांत सिंह भाजपा के हैं, सिटिंग एमएलए हो गई है आपको, और इनको 47.69% वोट मिले, 83,828 वोट। इधर अभिषेक रंजन प्रत्याशी थे कांग्रेस से और इनको 40.03% वोट शेयर इनका था। करीब वोट में अगर बात करेंगे 70,359 वोट अभिषेक रंजन को मिले थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हालांकि उमाकांत सिंह से ये पटकनी खा गए। तो ये इतिहास है वहां का। सर, इस विधानसभा के जातिगत आंकड़े की अगर बात की जाए, जातिगत समीकरण की बात, चनपटिया में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत समुदाय जो है वो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं। यहाँ पर यादव भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, जिस पर आरजेडी की पकड़ है। और जिसकी जब सीट रहती है, कांग्रेस की अमूमन सीट रहती है, तो वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, ये है। और इस बार एक नया भी एंगल बन रहा है, जनसुराज वाला जो एंगल कह रहा है वो भी बन रहा है। तो मुकाबला यहाँ कहा जाता है कि इस बार कड़ा मुकाबला होगा। अब देखिए क्या कड़ा मुकाबला होता है। की सर बात कर लेते हैं, आखिर किन किन मुद्दों पर चुनाव होना है चनपटिया में? हाँ, चनपटिया में देखिए बंद जो चीनी मिल पड़ी हुई है, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा चीनी मिल का। इसके अलावा है स्टील प्रोसेसिंग यूनिट बंद पड़ा हुआ है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। हर गांव से 70% लोग जो हैं कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अलग अलग जगहों पर। ये है इलाके में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया अस्पताल, कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो शुरुआत में इन्होंने कही है कि मरचा जो चूड़ा है, बासमती चावल जो है, उत्पादन तो है लेकिन मार्केट बहुत अच्छा नहीं, ब्रांडिंग नहीं हो रही, है मार्केट। अरे अब हाँ, मार्केट बढ़िया जो बेहतर दाम, मतलब किसानों को अच्छे दाम मिले इन फसलों के, वो नहीं है। मतलब धान की जो फसल है उसके उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। जबकि मरचा चूड़ा और बासमती यहाँ का चावल एकदम लाजवाब, लजीज। अब सर धुरंधरों की बात कर लेते हैं, कौन कौन धुरंधर तैयारी कर रहे हैं यहाँ से? देखिए संभावित, देखिए सिटिंग तो स्वाभाविक है कि भाजपा की सीट है, उमाकांत सिंह यहाँ के विधायक हैं। लेकिन सबसे मजेदार ये है
कि जदयू में प्रकाश राय हैं, लेकिन जो खबर है वहां के लोग जो स्थानीय बता रहे हैं भाई, हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक, तो दिल पे नहीं लीजिएगा ज्यादा। और खबर ये है कि इधर उधर नजर फेर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, जदयू से टिकट मिलना संभव नहीं लग रहा। हो सकता है, तो इधर उधर नजर फेर रहे हैं कि अगर टिकट मिल जाए तो हाँ लड़ जाए। ठीक है। और अभिषेक रंजन वह भी रेस में, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह भी रेस में है। लेकिन कांग्रेस में 2-3 छुपे रुस्तम की भी चर्चा है कि अभिषेक रंजन को पटक के निकल जाए, टिकटवा ले लें, कैसे भी जीत जाए। तो ये भी है। वैसे अभिषेक रंजन पिछले बार वो पिछड़ गए थे, लेकिन वोट बढ़िया उन्होंने लाया था, तो हो सकता है कि फिर से वो रेस में आगे निकल जाए। टिकट की रेस, टिकट की भी अपनी रेस होती है। चलिए, अब अंत में इस चनपटिया विधानसभा के बारे में आपके अपनी जो कमेंट्स हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर चूंकि यहाँ भूमिहार भी वोटर हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, और आपको तो अगर ये सब वोट जो है वो मजबूत है, तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो यहाँ एनडीए मजबूत है। हाँ, जो पासवान दलित सब वाला जो है, मांझी जी भी हैं एनडीए के साथ, तो वो समीकरण मजबूत है। अगर ये इधर से उधर वोट नहीं हुए, कई बार नेता रह जाते हैं, नीचे वोट ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर मतलब किला फतह कहिए फिर भाजपा का हो सकता है। अब चर्चा सुगौली विधानसभा की। सुगौली विधानसभा 2 प्रखंडों सुगौली और रामगढ़वा से मिलकर बनी है। भारत और नेपाल के बीच जिस जमीन से सीमाएं खींची गई थी, उस जमीन का नाम है सुगौली। पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों में से एक और सबसे ऐतिहासिक, साल 1816 में यह जमीन अंग्रेजों और गोरखा योद्धाओं के बीच हुए समझौते की साक्षी बनी। सुगौली में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गोरखा लड़ाकों ने जंग छेड़ दी थी। लड़ाई सीमा को लेकर थी। यह वही जमीन है जहां से भारत और नेपाल की सीमाएं तय हुई थी। सुगौली के अतीत को लेकर रामायण से लेकर बौद्ध काल तक से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि यह तिरहुत प्रदेश का हिस्सा था। चंपारण में गौतम बुद्ध ने उपदेश भी दिया था। यहां महात्मा गांधी के बुलावे पर कई स्वतंत्रता सेनानी सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़े थे। अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे चलते हैं चंदन सर के पास। सर, इस विधानसभा की अगर बात करें, सुगौली विधानसभा की, तो यहाँ चुनावी इतिहास क्या है? चुनावी इतिहास 2010 का बता रहे हैं। भाजपा से आपको रामचंद्र साहनी 34% वोट शेयर इनका था, समय में चुनाव जीते थे। और इसके बाद हैं विजय प्रसाद गुप्ता, आरजेडी से प्रत्याशी थे, 24% वोट शेयर इनका था। और एक थे मोहम्मद उमर सैफुल्लाह खान, ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 2010 में 10% वोट इनको मिले थे। कुल वोट इनको जो मिला था 10,922 वोट इनको मिला था। ये 2010 का परिणाम था। 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें रामचंद्र साहनी भाजपा के प्रत्याशी थे। 62,384 वोट इनको प्राप्त हुआ था। वोट शेयर इनका 40% था। ओम प्रकाश चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी थे और इनको 54,628 वोट मिला था। 35% वोट शेयर इनका था। शशि भूषण सिंह उस समय में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे। 10% वोट इनको मिला था शशि भूषण सिंह को। 15,004 वोट मिले थे शशि भूषण सिंह को 2015 में। 2020 में आरजेडी शशि भूषण सिंह को टिकट दे देता है और शशि भूषण सिंह 2020 में चुनाव जीत जाते हैं। 65,267 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर 38.26% इनको था। इसका रामचंद्र साहनी जो है वीआईपी से चुनाव लड़ते हैं। 61,820 वोट इनको मिला था, जिसमें 36.24% वोट शेयर के लिहाज से हम बता रहे हैं ये था। फिर आपको विजय प्रसाद गुप्ता एलजेपी से
चुनाव लड़े लोक जनशक्ति पार्टी से। उनको 14,188 वोट मिले थे। वोट शेयर के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 8.32% वोट मिले 2020 में। सिटिंग विधायक शशि भूषण सिंह है। आरजेडी का कब्जा है इस सीट पर। चलिए, आरजेडी का कब्जा है, लेकिन सहनी बहुल क्षेत्र है तो इस पर मुकेश सहनी का भी बड़ा ध्यान है। सर, इस जातिगत समीकरण के दृष्टिकोण से इस सीट के बारे में थोड़ा बताएं। मुस्लिम वोटर्स ठीक ठाक है यहाँ पर। 23.4% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, पर निर्णायक भूमिका में है मुस्लिम वोटर्स। इसके अलावा यहाँ पर राजपूत भी हैं, ब्राह्मण मतदाता भी ठीक ठाक संख्या में हैं, और अनुसूचित जाति मतदाता 11.22% हैं। अनुसूचित जनजाति के 0.94% वोटर भी ध्यान देने योग्य हैं। सुगौली विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण रूप से प्रमुख क्षेत्र है। सुगौली में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें, जहाँ 91% से अधिक मतदाता आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जबकि शहरी मतदाता आपको बता ही दिया 9% है। कोयरी 5% वोटर है यहाँ पर, मतलब कुशवाहा। राजपूत आपको 6% है। ब्राह्मण भी यहाँ पर 7% वोटर हैं। सर, सुगौली विधानसभा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन धुरंधर हैं, कौन तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए, संभावित प्रत्याशी की अगर बात करेंगे तो शशि भूषण सिंह सिटिंग एमएलए हैं। आरजेडी का कब्जा है यहाँ पे, तो शशि भूषण सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इसके बाद ओम प्रकाश सहनी हैं, जेपी यादव हैं, मोहम्मद असलम भी रेस में हैं। रामचंद्र सहनी के साथ आपको प्रदीप सर्राफ के नाम का भी जिक्र हो रहा है, हलचल है इलाके में। पंकज लोचन मिश्रा का भी नाम है, हरिमोहन भगत हैं। मतलब कई नेता हैं, हाँ कई नेता हैं जो चाह रहे हैं कि विधानसभा कूद कर पहुंच जाए। ठीक है, मुद्दे क्या हैं सर, समस्या क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव हो? यहाँ का मुद्दा अगर कहिएगा तो वो है कि सब मतलब यहाँ की जो जनता है सुगौली की, उनकी सबसे बड़ी मांग अगर है तो सुगौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, ये बड़ा है। इसके साथ ही रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने की भी मांग लंबे समय से यहाँ होते रही है। क्षेत्र में बाढ़ है, गंडक नदी का कटाव से हर वर्ष जो भारी नुकसान होता है, विशेषकर शुकुल पाकर क्षेत्र में जो बांध है वो ध्वस्त है, इसका उदाहरण है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है, सड़क की जर्जर स्थिति है, शिक्षा संस्थानों की अच्छे शिक्षा संस्थानों की यहाँ पर कमी है। सुगौली चीनी मिल, रेलवे स्टेशन, युग्म पंचमुखी शिवालय इस क्षेत्र की पहचान है, और स्थानीय लोग चाहते हैं कि इन स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाए। चलिए, अंत में सर इस पूरे सुगौली विधानसभा के विश्लेषण की बारी, आपके क्या राय? देखिए, अगर समीकरण मजबूत रहा एनडीए का तो बात अलग है, क्योंकि त्रिकोणीय भी जनसुराज वाला समीकरण बन रहा है, वो भी है। अब जनसुराज किसका वोट काटेगी यह पार्टी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर आरजेडी का समीकरण मजबूत है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जो एकदम निर्णायक भूमिका में है, 23% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वो क्या करता है, अगर जनसुराज यहाँ मुस्लिम वोट काट लेता है तब तो एकदम पटका जाएंगे। हाँ, AIMM ओवैसी की पार्टी। हाँ, तो अगर ऐसा होता है कि मुस्लिम वोट में से थोड़ा सा छिटक गया, दरक गया, तब तो आरजेडी यहाँ पटका जाएगा। हाँ, शशि अभी मजबूत है। हाँ, एकदम मजबूत स्थिति में महागठबंधन दिख रहा है। सर, अब बात कर लेते हैं रक्सौल विधानसभा की। रक्सौल बाहरी व्यक्तियों के लिए अभी भी एक सामान्य चेक पोस्ट जैसा ही दिखता है। रक्सौल वीरगंज एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। ये दो शहर आज भी जुड़वा शहरों की तरह है। यहाँ लोगों की आवाजाही पूरी तरह से फ्री है। रक्सौल को पहले फलेजरगंज के नाम से भी जाना जाता था, जो कि पूर्वी चंपारण जिले का एक अनुमंडल लेकिन पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। भारत और नेपाल के बीच संबंधों में यह अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच अधिकांश निर्यात और आयात यहीं से होते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ से एक सड़क गुजरती है जो भारत के प्रमुख शहरों को नेपाली राजधानी काठमांडू से भी जोड़ती है। अब रक्सौल विधानसभा के विश्लेषण के लिए सीधे चलते हैं चंदन सर के पास। सर,
रक्सौल विधानसभा का चुनावी समीकरण क्या है? जो पहले इतिहास बताते हैं हम लोग, चुनावी इतिहास, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह बीजेपी से थे 2010 में और 43% वोट इनको मिले थे। राजनंदन राय लोक जनशक्ति पार्टी से प्रत्याशी थे 2010 में, यहाँ पर 34% इनको वोट मिले थे। ऐसे कहेंगे तो 38,569 वोट मिले थे। राम बाबू प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनको 9% वोट मिले थे। 9,691 वोट उस समय में मिले थे 2010 में। अब 2015 का जो इतिहास है उसमें बीजेपी के अजय कुमार सिंह को ही ये मिला, जीत मिली और वोट शेयर 40%। सुरेश कुमार आरजेडी के प्रत्याशी 38% वोट मिले थे सुरेश कुमार को यहाँ पर। श्याम बिहारी प्रसाद निर्दलीय प्रत्याशी थे, 13% वोट इनको मिले थे। अगर ऐसे कहें तो 21,697 वोट इनको उस समय में मिले थे। 2015 का ये था। अब 2020 का जो चुनाव परिणाम है, इतिहास है, वो ये है कि प्रमोद सिन्हा यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं अभी और इन्हें जीत मिली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। वोट शेयर इनको था 45.60% वोट इनको मिले थे। 80,979 वोट इनको प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के राम बाबू यादव का जो है यहाँ पर प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके और 24.81% वोट शेयर इनका था, इनको वोट मिले थे। सुरेश कुमार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर 28,593 वोट इन्होंने प्राप्त किए थे। 16.10% वोट शेयर इनका था, वोट इन मिले थे परसेंटेज में। तो ये है चुनावी इतिहास। सर, जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो देखिए, जातीय समीकरण की अगर बात करेंगे तो ओबीसी वर्ग यहाँ पर 53% है। मुस्लिम मतदाता यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में है, 22.5%। दलित जो हैं 10% है ऐसे वोटर्स की आबादी। सवर्ण यहाँ 7% हैं। अन्य जातियाँ 7.5 हैं और कुल मतदाता की बात करेंगे तो 2,94,835 मतदाता हैं। अभी चूंकि फाइनल ये नहीं हुआ है मतदाता सूची का प्रकाशन, तो वोटर्स घट बढ़ सकते हैं। तो जो पुरानी चीजें हैं उसके हिसाब से हम लोग अभी बता रहे हैं। क्या है सर रक्सौल विधानसभा के, किस मुद्दों पर चुनाव होने हैं? देखिए, रक्सौल विधानसभा के मुद्दे की अगर बात करेंगे तो महिला कॉलेज की स्थापना, ट्रामा सेंटर, ग्रीन पार्क और स्टेडियम, ओवरब्रिज, एयरपोर्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बॉर्डर पर अहिंसा द्वार और सूर्य मंदिर का सौंदर्यीकरण जो है बरसों से मांग है यहाँ के लोगों की। ये हो गया। शहर की पहचान बन चुका सूर्य मंदिर जो है अब भी सुविधाओं की बाट जो हो रहा है और सौंदर्यीकरण हो उसमें उसकी स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सरिसवा नदी की गंदगी, जल जमाव और सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, ये जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। सालों से लोग जो है इन परेशानियों से यहाँ गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा चुनावी हो सकता है। तैयारी में कौन कौन है सर? संभावित प्रत्याशी में तो बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से जीते हुए हैं रक्सौल से, तो स्वाभाविक रूप से वो दावेदार माने जाएंगे, सिटिंग एमएलए हैं। तो प्रमोद सिन्हा ताल ठोक सकते हैं, शब्दों का ध्यान रखिएगा। लेकिन राजद से राम बाबू यादव या सुरेश यादव, इनके नाम की खूब एकदम डंका बज रही है। कांग्रेस से अखिलेश दयाल और जनसुराज पे आपका जोर रहता है, तो जनसुराज से पूर्णिमा भारती है, उनके नाम की चर्चा है। और यहाँ से अगर कहेंगे तो कहा जा रहा है कि बागी जो होगा, जिसको बीजेपी में जगह नहीं मिलेगा, जिसको यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं मिलेगा, तो बागी उम्मीदवार जो है यहाँ पर गुल खिला सकते हैं। अच्छा, ये ताकत यहाँ के बागी उम्मीदवार में हो सकता है कि उन्हें ये ताकत मिल जाए। अब कौन बागी होते हैं, क्या होते हैं, वो तो वक्त के दृष्टिकोण से विश्लेषण आपका क्या है? भाजपा का समीकरण मजबूत है और अगर वोट इधर से उधर नहीं छिटके, तीसरा कोण अगर नहीं बना, जिसकी संभावना है कौन बन सकता है, तीसरा कोण किसका वोट काटता है, ये प्रमुख है। क्योंकि अगर मुस्लिम के वोट यहाँ भी कटे तब तो बीजेपी मजबूत है और मजबूत रहेगी। अगर मुस्लिम वोट यहाँ नहीं कटते हैं
तो फिर समीकरण मजबूत बन जाएगा, महागठबंधन का समीकरण मजबूत हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ बागी उम्मीदवार भी गुल खिलाएंगे, हमने ये बात भी कही है। तो बागी उम्मीदवार किधर से होता है, क्या होता है, किसके वोट करते हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे एनडीए मजबूत यहाँ से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अंतिम में बात कर लेते हैं नौतन विधानसभा की। देखिए, नौतन विधानसभा भी दो प्रखंडों बैरिया और नौतन के मिलने से बना है। नौतन पश्चिमी चंपारण जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास है। नौतन के आसपास कई नदियां बहती हैं, जिनमें गंडक, सिकरना और मसान प्रमुख है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। यहाँ की अधिकांश जनता किसानी पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग मछली पालन, पशुपालन और छोटे छोटे उद्योग धंधे जैसे कि बुनकरी, टोकरी बनाना आदि में लगे हुए हैं। नौतन विधानसभा के विश्लेषण के लिए अब सीधे चलते हैं चंदन सर के पास। सर, फिर से वही सवाल, चुनावी इतिहास क्या है नौतन विधानसभा? जी देखिए, 2010 का जो चुनाव परिणाम था, 2010 का चुनावी इतिहास यहाँ का, मनोरमा प्रसाद जदयू के जीत इनको यहाँ पर मिली और आपको 40,894 वोट मिले। ठीक है, वोट शेयर जो है इनको 36% था, 36% वोट का। इसके बाद नारायण प्रसाद लोक जनशक्ति पार्टी का वोट शेयर यहाँ पे 16% था 2010 में। इनको 18,130 वोट मिले थे। एक है गल्लू चौधरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के थे, इनको 14% वोट मिले थे उस समय 2010 में। ये हो गया। अब 2015 में नारायण प्रसाद जो हैं से बीजेपी से प्रत्याशी हो जाते हैं 2015 में। ठीक है, और इनका वोट शेयर 44% हो जाता है, चुनाव जीत जाते हैं। बैद्यनाथ प्रसाद महतो जदयू से प्रत्याशी होते हैं, 52,362 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर 35% होता है, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। नारायण प्रसाद जीतते हैं। राजकुमार प्रसाद जो है यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं 2015 में। वोट जो है इनको 4287 वोट मिलता है। वोट शेयर 3% होता है इनका। ठीक, तो ये 2015 का चुनावी इतिहास हो गया है इस विधानसभा का। और 2020 का जो चुनावी इतिहास है नौतन विधानसभा क्षेत्र का, उसमें नारायण प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी और इनका वोट शेयर 46.97% होता है। शेख कामरान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनसे यह चुनाव जीतते हैं। शेख कामरान को 52,751 वोट मिलते हैं। वोट शेयर के लिहाज से अगर बात करेंगे तो 31.51%। ये है मनोरमा प्रसाद इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, हाँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये इनका वोट शेयर है 9.21%। वोट के लिहाज से बात करेंगे तो 15,421 वोट इन्हें मिले थे। तो जातिगत समीकरण क्या है? देखिए, जातिगत अगर समीकरण की बात करेंगे तो ओबीसी मजबूत, सवर्ण वोट भी हैं और मुस्लिम वोटर भी हैं यहाँ पर। यहाँ की जो लड़ाई है, दलित भी हैं और यहाँ की लड़ाई अगर देखते हैं इस बार के लिहाज से तो चूँकि दलित में कहेंगे तो मांझी जी भी हैं एनडीए में, चिराग पासवान भी हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर और बीजेपी यहाँ पे मजबूत, एनडीए यहाँ पर मजबूत, ये है समीकरण, जातीय समीकरण यहाँ पर। और सर, मुद्दे की बात करें तो मुद्दे कौन कौन से यहाँ अगर है यहाँ पर, इसमें बाढ़ एकदम अस्थाई समस्या उसको कहिए, हाँ, चाहे कोई भी चुनाव हो, हर साल ये मुद्दा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है। पलायन यहाँ का बड़ा मुद्दा है। जो दूसरे राज्यों में दूसरी जगहों पे नौकरी करने के लिए जो जाते हैं, वो बड़ा मुद्दा है यहाँ का। संभावित प्रत्याशी कौन कौन है? संभावित प्रत्याशी अगर कहेंगे तो बीजेपी की यह सीट है तो सिटिंग एमएलए हैं, नारायण प्रसाद हैं। लेकिन एक चर्चा बहुत तेज ये है कि नारायण प्रसाद के पुत्र हैं बबलू कुमार, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह हो सकता है उनके मन में यह सवाल हो कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता है, पार्टी नहीं देती है, तो बेटे को चुनाव लड़ा देंगे। तो भाजपा देगी नहीं देगी, क्या होता है अभी तो भाजपा जाने। और आरजेडी से अगर बात करेंगे तो अमर यादव
वीआईपी से अगर बात करेंगे तो कृष्णदेव चौधरी, संतोष चौधरी, ऐसे चमकते हुए चेहरे यहाँ पर हैं जो चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं। अब आरजेडी और वीआईपी की बात हम कह रहे हैं तो आरजेडी अगर वीआईपी वहाँ रहती है, मुकेश सहनी की पार्टी, तो समझ जाइए कि अब सीट किसके हिस्से में, मतलब आरजेडी के पास या फिर मुकेश सहनी के पास। तो ये कुछ चेहरे सामने दिख रहे हैं। अंत में इस विधानसभा से रिलेटेड आपके कमेंट्स? अंत में यही कहेंगे कि भाजपा यहाँ बहुत मजबूत है। हाँ, जो समीकरण है अगर वह ध्वस्त नहीं हुआ इधर उधर के हिलाने से, क्योंकि कहा जा रहा है फिर इस सीट पे भी वही है, इलाका वही है, चंपारण का ही इलाका है, तो जो त्रिकोण बनाने की कोशिश है अगर वो सटीक नहीं बैठता है तो भाजपा का किला फतह है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि आरजेडी के वोटर बहुत एग्रेसिव हैं और इस बार और एग्रेसिव हैं कि एकदम तेजस्वी को बैठाना है कुर्सी पर। तो अगर उन सब चीज़ों को देखिएगा तो सीट किसके पाले में है, आरजेडी के पाले में या फिर वीआईपी के पाले में? अगर आरजेडी के पाले में है तो उनके वोट जो हैं स्वाभाविक है कि एक जगह केंद्रित हो जाएंगे। अब वो फिर ट्रांसफर होता है कि नहीं, अगर दूसरे के पास अगर सीट चली जाती है तो ये सब देखना होगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो आपने देखा, सुना और समझा, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, जनभावनाओं का आईना है। और हमारी कोशिश है आपको दिखाएं वो तस्वीर जो भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखती है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, यह जनता की नब्ज का विश्लेषण था। हर सीट की कहानी है अलग, हर वोटर का सवाल है जरूरी। हम लाते रहेंगे आपके लिए हर विधानसभा की गहराई से पड़ताल, बिना लाग लपेट, बेबाक अंदाज में। अगर आपको लगा कि यह विश्लेषण था सटीक तो जुड़िए हमारे साथ अगली विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने, क्योंकि यहाँ चर्चा नहीं होती, असली तस्वीर दिखाई जाती है। फिर मिलेंगे एक और सीट, एक और सच्चाई, एक और विश्लेषण के साथ। खबरों का सिलसिला न्यूज़ हाट पर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। और अगर अब तक आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी आपसे छूट ना जाए। नमस्कार, धन्यवाद।